Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School Mou. हम लोग प्रीवियस पार्ट में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे. यही हमारा चैप्टर चल रहा है ना. टिल लास्ट पार्ट वी हैव लर्न दैट हाउ टू चेक वेदर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन और नॉट, वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है भी या नहीं, वो कंसिस्टेंट है भी या नहीं कंसिस्टेंट है. लोगों ने अब तक ये पढ़ा है. हाउ टू चेक है ना, कौन कौन सी कंडीशंस होती थी, ये भी हम लोगों ने देखा था ना. A1, B1, C1, A2, B2, C2 कुछ रेशियो को लेकर के कंडीशंस थी. आई होप आपने प्रीवियस पार्ट तक सारी चीजें गेन कर ली हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट इफ द सिस्टम हैज एनी सॉल्यूशन, इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, देन हाउ वी विल गेट दैट सॉल्यूशन. What are the mathematical ways to find that solutions? वो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और वो दोनों इंटरसेक्टिंग हैं, तो किसी यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी. देन हाउ वी विल गेट दैट यूनिक पॉइंट, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो कॉमन सॉल्यूशन जो इस लाइन के लिए भी हो और इस लाइन के लिए भी हो, हम लोग उस कॉमन सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करें. व्हाट आर द मैथमेटिकल वेज, मेथड्स कौन कौन सी हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करने की. सो मैंने यहां कुछ बातें लिखी हैं. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. देयर आर 3 मेथड्स, एक्चुअली 4 मेथड्स, सॉरी. फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज ग्राफ मेथड. ग्राफ मेथड, हम लोग ग्राफ पेपर पे दोनों लाइंस को ज्योमेट्रिकली प्लॉट करके सॉल्यूशन निकालते हैं, इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं. ग्राफ मेथड इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल मेथड. एंड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों मेथड्स को क्या कहते हैं, अलजेब्राइक मेथड्स, क्योंकि इसमें अलजेब्रा यूज होती है. इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है. ओके, फटाफट से मैं कुछ कॉमन चीजें बता दूं. एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी होती है. एलिमिनेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं. सब्स्टिट्यूशन इजी होती है, बट एलिमिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन भी ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पावरफुल बहुत होती है. और किस सेंस में पावरफुल होती है ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, मेरी तरह, है ना. उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक वेल डिजाइंड फॉर्मूला दे दिया जाता है कि भाई ये रहा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, बिल्कुल इसमें बस उतना ही मेहनत है जितनी फॉर्मूले को लर्न करने में है. एक बार फॉर्मूला लर्न हो गया, देन वी हैव टू डू नथिंग इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बिल्कुल सीधी सीधी चीज है, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन रहता है बस. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान होती है, बस उसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. ग्राफ मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे. इसमें ग्राफ पेपर पे दोनों लाइंस को बनाया जाता है. ग्राफ मेथड, अब इस समय जो करंट एग्जाम पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में ग्राफ मेथड कहीं फिट नहीं हो पाता. इतना स्पेस नहीं है, 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होने के बाद इतना स्पेस नहीं है कि ग्राफ मेथड को पूछा जाए. यही वजह है कि इधर कुछ टाइम से, अगर आप देखें जब से सीसी पैटर्न हटा है, उसके बाद से ग्राफ मेथड बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी गई है. मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी. मैं बस एक पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है, जो हम लोग लास्ट कुछ ईयर से देख रहे हैं. ठीक है, जब से सीसी पैटर्न हटा है, ग्राफ मेथड बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछी गई किसी भी सेट में, किसी भी कहीं भी नहीं पूछी गई. ओके, बट हम लोग पढ़ेंगे इसको, मैं बस बता रहा हूं, ठीक है, कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है. सो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की. आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, आई होप आप सब अच्छे हो. आज न्यूज में मैं सुन रहा था कि लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाएंगे लोग. पता नहीं अभी कितने दिन और घर में बैठे रहना पड़ेगा. ओके, द फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड.
एलिमिनेशन वर्ड का मतलब समझ रहे होंगे आप, एलिमिनेट करना है ना। हम लोग एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ओके, विल टॉक अबाउट दिस। लेट मी सी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। So we have two equations, two linear equations in two variable. 5x minus 3y is equal to 7, 3x plus y is equal to 14. सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे whether the system has a solution or not, कि क्या इस सिस्टम का सॉल्यूशन है भी या नहीं है। पता चला सॉल्यूशन है ही नहीं, हम बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने क्यों पढ़ रखी है वो सब कंडीशन, वो कंडीशंस इसीलिए पढ़ रखी है ताकि हम पहले चेक कर लें, पहले वेरीफाई कर लें कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर मंजिल है भी या नहीं है। ओके, देख लेते हैं। आपको याद होगा कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। आई होप आपको दिख रहा हो। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 5/3 a1, ये a1 है और ये a2 है। a1 by a2 यहाँ पे 5/3 आएगा, b1 by b2 है ना। a1 by a2 अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है 5/3 एंड b1 की वैल्यू देखिए, साइन के साथ कोफिशिएंट बताते हैं, -3 है b1। यार ये याद होना चाहिए कि a1 b1 c1 क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, और इसको जब इधर बुला लेंगे 7 को इज इक्वल टू के, है ना, सारे टर्म्स को इज इक्वल टू के एक साइड रखेंगे, 7 इधर आएगा -7, द कांस्टेंट टर्म इज -7। यहाँ पे a2 क्या है 3, b2 क्या है +1 एंड व्हाट इज c, 14 को इधर बुला लेंगे -14। मेक श्योर कि आपको a b c की वैल्यू, वरना कुछ भी आपके ग्रुप में नहीं है लीनियर इक्वेशंस में। ओके, b2 की वैल्यू यहां पर मुझको दिखाई दे रही है +1। आपको साफ दिख रहा है कि 5/3 -3 के इक्वल तो नहीं है। दैट मीन्स इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम किसी मेथड के बारे में सोच सकते हैं। सो हमको ये ऑलरेडी मालूम चल गया दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है, कि हम उस सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करें। व्हाट वी डू इन एलिमिनेशन मेथड इज, हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, वी मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ एनी वन वेरिएबल इक्वल। किसी सिंगल वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं, किसी के भी। आपकी मर्जी, आप 5x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, आपकी मर्जी आप y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बात करूं, अगर किसी के जहन में आया कि सर मुझे x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर 5, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर 3। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 और 3 का एलसीएम बताइए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3, इट्स 15, है ना। इसको भी 15 बनाना पड़ेगा और इसको भी 15 बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब इन दोनों इक्वेशन में x के साथ जो है ना कोफिशिएंट जो है उन दोनों को इक्वल बनाना है। अब अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 3 से, तो ये 3 5 जा 3 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 3 जा 3, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है, वी मेक कोफिशिएंट ऑफ एनी सिंगल वेरिएबल इक्वल, ठीक है। वी ट्राई टू मेक कोफिशिएंट्स ऑफ एनी सिंगल वेरिएबल इक्वल, ठीक है। हम लोग किसी भी सिंगल वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। किसी के जहन में आया कि नहीं सर मैं y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाऊंगा, तो देखिए यहां y का कोफिशिएंट क्या है -3, यहां y कोफिशिएंट क्या है 1 + 1। तो हम क्या करेंगे, हम या तो आप -3 से दोनों मल्टीप्लाई, यहां देखो यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, तो आप यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो या -3 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसी मर्जी, ठीक है।
ये जो नंबर है ना यहाँ पे, ये दोनों सेम हो जाना चाहिए बस। साइन अगर सेम नहीं भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इजी क्या है, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करना ज्यादा इजी है या वाई कोफिशिएंट्स को? y के कोफिशिएंट को इक्वल करना ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि y कोफिशिएंट बस इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। x के कोफिशिएंट इक्वल करने में क्या है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सर दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते टाइम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें करना भूल जाएंगे, या इन दोनों मल्टीप्लाई कर भी दिया तो इधर करना भूल जाएंगे। मेक श्योर कि मैथ्स में अगर हम जो काम एलएचएस में कर रहे हैं वही काम हम आरएचएस में करते हैं, तभी इक्वेशन चेंज नहीं होती। हमें इक्वेशन नहीं चेंज करना है, इक्वेशन अगर हम चेंज करते हैं तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। हमने 3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई किया ताकि इक्वेशन हमारी यही रहे। इन दोनों इक्वेशन में कोई फर्क तो चेंज कोई डिफरेंस थोड़े है, इन दोनों इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंस, क्यों कह रहे हैं सर आप डिफरेंस नहीं है? वो याद है आइडेंटिकल लाइंस, कोई अगर लाइंस कोइंसाइड कर जाए एक के ऊपर एक, अगर लाइंस कोइंसाइड कर रही है तो इसका मतलब लाइंस डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिकल है। और कोइंसाइड करने की कंडीशन क्या होती है, याद कीजिए, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। आई होप आपको याद हो। ये देखिए a1 by a2 3 by 9 1 by 3 आएगा, b1 by b2 1 by 3 आएगा एंड c1 by c2 1 by 3 आएगा। a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों इक्वल है, ओह सॉरी तीनों इक्वल है, दैट मींस ये दोनों लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, मतलब आइडेंटिकल होंगी। समझ आ रही बात? ये दोनों लाइंस आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। यहां से रेशियो कितना आ रहा है 3 by 9 1 by 3 होगा, यहां से रेशियो कितना हो रहा है 1 by 3, यहां पे भी रेशियो कितना हो रहा है 1 by 3। दैट मींस ये दोनों लाइंस कैसी आइडेंटिकल है। मैं इन दोनों का सॉल्यूशन निकालूं या इसका और इसका सॉल्यूशन निकालूं, बात एक ही है, क्योंकि इन दोनों लाइंस में कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हम यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 कौन सी, ये रही 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन थर्ड कौन सी है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 42। ध्यान दीजिए, हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था, इन दोनों को, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं और एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि हम लोग किसी सिंगल वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि x के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते थे मगर इसमें ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसलिए हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल नहीं किया। y का कोफिशिएंट इक्वल करना बड़ा आसान था सर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 था यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो इसीलिए हमने इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से। अब हमको फिर हमने देखा कि क्यों 3 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है, जो लाइन ये है वही लाइन ये भी है, ये दोनों कैसी लाइन है, आइडेंटिकल लाइंस हैं। तो मैं इन दोनों का सॉल्यूशन निकालूं या इसका और इसका सॉल्यूशन निकालूं, मैं फर्स्ट सेकंड का सॉल्यूशन निकालूं या फर्स्ट थर्ड का सॉल्यूशन निकालूं, बात एक ही है, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइंस आइडेंटिकल हैं। अब मैं फर्स्ट और थर्ड लाइन को यहां पे मैंने लिख दिया, ये फर्स्ट लाइन है हमारी और ये थर्ड लाइन है। अब देखिए यहां पर इन दोनों इक्वेशन के साथ क्यों यहां लिखा हुआ है सर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों नहीं सर सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया, क्यों नहीं मल्टीप्लाइंग लिख दिया, ऐड क्यों कर रहे हैं? मेथड है एलिमिनेशन, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब मैं यहां एडिंग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि -3y और +3y ऐड होके क्या हो जाएगा 0, और जैसे ये 0 वो y अपना क्या होगा एलिमिनेट हो गया, बचा कौन x। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ये -3y और ये +3y कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9x एंड 5x ये 14x आ जाएगा इज इक्वल टू 42 और 7 ऐड होकर के 49 आ जाएगा
and what we will get, x is equal to 49 upon 14 and this will become 7/2. अभी x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू नहीं आई है, अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है. ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई होप ये हो गया हो. आई होप ये हो गया हो. ठीक है, इसके बाद हम यहां कर रहे हैं put the value of x in equation. यार ये इक्वेशन लिखा है, ठीक है, EQN ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं. अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है ना 7/2, हमको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हमको वो x और y चाहिए जो पहली लाइन पर भी हो और दूसरी लाइन पर भी हो. तो ये x इज इक्वल टू 7/2 तो मैंने ला दिया. अब ये वैल्यू मैं किसी भी एक लाइन में रखूंगा, या तो इसमें रखूंगा या इसमें रखूंगा, आपकी मर्जी. आप ये देखिए कि वो x की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करना कंफर्टेबल है आपके लिए, इजी है आपके लिए. यहां अगर मैं 7/2 रखूंगा तो यहाँ कोफिशिएंट 5 है, ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ 7/2 रखूंगा तो यहाँ कोफिशिएंट 3 है. मुझको 7 की टेबल 5 टाइम्स नहीं आती है, मुझे 7 की टेबल 3 टाइम्स आती है. मैं इसमें पुट करूंगा इन इक्वेशन 2. यहाँ पुट किया 3 इंटू 7/2 प्लस y इज इक्वल टू 40. मैंने यहाँ x की वैल्यू, ये जो यहाँ x की वैल्यू है ये 7/2, मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी. यहाँ x की जगह 7/2. अब ऐसा करने से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, y की. ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 14 माइनस 21/2. 14 टू जाए 28, 28 में से 21 चला जाएगा, है ना. आई होप मैं सब सही कर रहा हूँ. यस, 14 टू जाए 28, 28 माइनस 21 ये आ जाएगा हमारा 7/2. तो y की वैल्यू क्या आई 7/2, x की वैल्यू क्या आई 7/2. टेक अ स्क्रीनशॉट, मतलब इसके आगे ये काम और करना है, ठीक है. टेक अ स्क्रीनशॉट. सर मिला क्या हमें, हम लोग क्या करने गए थे, क्या 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 इनिशिएटिव क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, टू फाइंड दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो यूनिक कॉमन पॉइंट जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है. और हमने ये एलिमिनेशन मेथड जो नाम लिखा गया था, इसकी हेल्प से हमने x और y की एक वैल्यू निकाली. व्हाट आर द वैल्यूज 7/2 एंड 7/2. अगर हमारा सॉल्यूशन सही है, अगर हमारा सॉल्यूशन इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, इन दोनों लाइन पर है, तो हमारा सॉल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई करेगा. सॉल्यूशन का मतलब क्या था, याद कीजिए. What do we mean by solution of a linear equation? The collection of all the points that satisfy that line. मतलब x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखने पर LHS RHS इक्वल हो जाए. तो अगर हमारा सॉल्यूशन सही है, तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन. अगर आपको चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं, तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. x की वैल्यू और y की वैल्यू जो अभी हमने आंसर लाया है ना, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं. 5 इंटू 7/2 हम लोग, ठीक है. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x 7/2 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या थी 7/2 इज इक्वल टू में क्या है 7. अगर ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू और x की वैल्यू सही आई है ना, तो हमारी इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, 7 के इक्वल आना चाहिए. देख लेते हैं. 7 5 जा 35/2, 7 3 जा 21/2, 35 में से 21 चला गया 14/2, 14/2 मीन्स 7. ये तो आ गया 7. इसका मतलब ये जो 7/2 x और y की वैल्यू थी वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है. दैट मीन्स 7/2 7/2 ये पॉइंट इस लाइन पर है. जब हम इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन पर आएगा. ओके, सेकेंड लाइन में सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई कर लेते हैं.
भाई हमारा जो सॉल्यूशन आया वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसको सेटिस्फाई किया और इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन गलत है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 7/2 प्लस वाई की वैल्यू क्या आई थी 7/2। 3 7 जा 21 एंड 7 28 28/2 14। अरे ये तो 14 आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है 7/2 वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको पूरी मेथड अच्छे समझ में आई हो। वेरिफिकेशन एग्जाम में नहीं करना होता है जब तक क्वेश्चन में कहे ना। वेरिफिकेशन सिर्फ इसलिए है कि अगर क्वेश्चन बहुत टिपिकल आ गया, बहुत रफ आ गया और आपने बड़ी मेहनत से सॉल्यूशन निकाला भी और बाद में आपको खुद डाउट हो गया कि यार सही है भी कि नहीं, ठीक है, तब आप वेरीफाई कर सकते हैं। मालूम होना चाहिए कि वेरिफिकेशन कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बेवजह वेरिफिकेशन करने लगते हैं, भाई टाइम वेस्ट होता है, नहीं करना है वेरिफिकेशन। बहुत एक्सेप्शनल केस में अगर आपको वाकई अपने सॉल्यूशन पे डाउट हो रहा हो तभी वेरिफिकेशन कीजिए, वरना सॉल्यूशन बहुत कॉन्फिडेंटली कीजिए कि मुझे वेरिफिकेशन ना करना पड़े, टाइम वेस्ट होता है। ओके, आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया हो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ओके, विल टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं यार। एलिमिनेशन मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। ओके, लिसन केयरफुली। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ना थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, बट आपको बहुत रिलैक्स रहना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और एक बार रफली अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप खुद से ट्राई कीजिए, और नहीं तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो ये तो अच्छा लग रहा है सर। देखिए, जो x का कोफिशिएंट है ये हमारा a है, जो y का कोफिशिएंट है वो b है, और ये जो है पूरा ये हमारा c है, कांस्टेंट टर्म। यहां कुछ अजीब लग रहा है ना, x/a प्लस y/b, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। एलसीएम लेना आता है, ये b का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx प्लस ये a का y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ay अपॉन a इंटू बी हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ये a भी उधर चला जाएगा, दिस विल बिकम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ab। जो इक्वेशन ये वही इक्वेशन ये भी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। हमने बस एलसीएम लेकर के इक्वेशन को थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में ला लिया, ले आए। हमें ऐसी इक्वेशन अच्छी लग रही थी, हमें ऐसी इक्वेशन अच्छी लग रही थी, बस ये वाली बात है। तो इसका मतलब हमको इन दोनों को सॉल्व करना था, या मैं कहूं कि मुझको इसे और इसे सॉल्व करना है। एक ही बात है, इन दोनों को सॉल्व करना या इन दोनों को सॉल्व करना, बात एक ही है। ओके, तो हमारी मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के आइदर ऑफ x आइदर ऑफ y, किसी एक वेरिएबल के हम कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लेते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर b, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर a। अच्छा चलो ठीक है, y का देखते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y हियर a एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y हियर इन दिस इक्वेशन, इट्स b माइनस b एक्चुअली। तो बड़ा इशू है, मतलब मैं x का कोफिशिएंट इक्वल बनाऊं या y, बात एक ही है। इसमें b a और इसमें a b, एक ही बात है। चलिए किसी के भी फिर x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, b a है ना, ये वैसा ही हो गया ना। यहाँ 3x लिखा है, यहाँ 5x लिखा है, ये हो गया b और ये हो गया a। तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल कैसे हो जाएंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से, तभी ना ये भी 15 बनेगा और ये भी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये बात आपको मेंशन करनी होगी, मल्टीप्लाइंग, ये सब लिखना होता है एग्जाम में। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कर लिया, a से, एंड इक्वेशन 2 इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लिया, b से।
इक्वेशन फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए बी एक्स, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर वाई, और उधर ए से मल्टीप्लाई करूंगा 2a स्क्वायर बी, ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। भूलना नहीं, ए का इसमें मल्टीप्लाई करना, इसमें मल्टीप्लाई करना, इसमें मल्टीप्लाई करना। जब हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने इक्वेशन चेंज नहीं की है, बस इक्वेशन की शक्ल बदल दी है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 3 कैसी होंगी? आइडेंटिकल इक्वेशन होंगी। ये जो लाइन ये है वही लाइन ये भी है, कोइंसिडेंट लाइंस है। इक्वेशन 2 में वो किससे मल्टीप्लाई कर रहा था सर? बी से, इसमें बी से मल्टीप्लाई किया, बी ए एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इसमें बी से मल्टीप्लाई किया बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इसमें बी से मल्टीप्लाई किया बी ए स्क्वायर, इसमें बी से मल्टीप्लाई किया बी क्यूब। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो मैं चाहे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं या थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करूं, बात एक ही है। क्यों सर? फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल इक्वेशन है, सेकंड और फोर्थ आइडेंटिकल इक्वेशंस है। मैं इन दोनों लाइंस को डील करूं या इन दोनों लाइंस को डील करूं, एक ही बात है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं। ओके, नाउ एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? कोफिशिएंट इक्वल किया, कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसको इक्वेशन से हटाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये ए बी एक्स ऐड होकर के 2abx हो जाएगा। हमको इसको एलिमिनेट करना है तो हम ऐड नहीं करेंगे, यहां क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस इक्वेशन के साइन क्या होंगे? चेंज आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। एक्चुअली मुझे इसे ब्लैक पेन से कर दे रहा हूं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस ए बी एक्स और माइनस ए बी एक्स। यहां क्या जाएगा? ए स्क्वायर वाई प्लस में सॉरी प्लस, ये माइनस नहीं है अब प्लस हो गया, बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये क्या है? 2a स्क्वायर बी माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आई होप आपको इसको समझ आ रहा हो। यहां से y कॉमन ले लेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 2a स्क्वायर बी और ये भी a स्क्वायर बी है, a स्क्वायर बी, ये 2a स्क्वायर बी, ये a स्क्वायर बी, लाइक टर्म्स है ना, दो में से एक कम हो जाएगा तो ये बचा हमारा a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। और अगर आप ध्यान दें तो b इसके पास भी है, b इसके पास भी है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से b कॉमन ले रहा हूं। जैसे b कॉमन लूंगा, यहाँ a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना y के साथ, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y के बीच में कौन सा है? मल्टीप्लाई का, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो इसका मतलब ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? b। इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और y की वैल्यू क्या आई? b। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप इट इज डन। खूब आराम से इसको देखने के बाद है ना, कॉपी पेन कॉपी खोलिए, इसी क्वेश्चन को अपने से फिर से लगाइए, देखिए क्या आप सही, बस फोकस करने की जरूरत है। कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ नहीं हुई तो आप जहां पर आएंगे ना, जहां के गिरेंगे वही आंसर है। y इज इक्वल टू बी आया मतलब वही आंसर है। ट्रस्ट योर सोल्यूशन, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, तो y की वैल्यू b, अब मुझको y की वैल्यू जो आई है वो मुझे या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में किसी में रखनी है। आपकी मर्जी, आप किसी में भी रख सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल हो। पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन में फर्स्ट में रख रहा हूं। ओके, बी एक्स प्लस ए, वाई की जगह क्या रखना है? b। y की वैल्यू क्या आई है? b इज इक्वल टू 2ab। ये a भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2ab में से एक a भी कम हो गया, ये b मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये b और b, x की वैल्यू क्या आ गई? अब y b आया तो x को a ही आना पड़ेगा। सो आवर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू a and y इज इक्वल टू
B. It's quite simple. Just take a screenshot. लॉकडाउन है ना, बंद। चलो यहां ध्यान दो। अब हम ये वेरीफाई कर लें कि क्या जो x और y की वैल्यू आई है वो सही भी है या नहीं। इन केस अगर मेरे दिमाग में डाउट आ गया, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और इतना सिंपल सॉल्यूशन सही है क्या, देख लेते हैं। अगर ये x और y की वैल्यू ट्रू है, सही सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। पुट कर ले। देखो तो यहां देखो b, x की वैल्यू क्या है, ये a, तो मैंने x की वैल्यू a रख दी, प्लस a, y की वैल्यू क्या है, b, a b ऐड होगी, क्या हो जाएगा 2ab आ रहा है ना। इसका मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। यहां देखो, इसमें देख लो, x की जगह a रखना है, a इंटू a स्क्वायर, y की जगह b रखना है, b इंटू b, यही तो है RHS। इसका मतलब x y की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। भाई x y की वैल्यू यहां रखा था, LHS RHS इक्वल हो गया ना। इसका मतलब x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये वो पॉइंट है a, b, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और सिंपल हो गया काम। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आई हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कोफिशिएंट वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना। दूसरा स्टेप उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तीसरा स्टेप, जैसे ही आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिली, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेना। इसको एक सिंपल, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो पहला क्वेश्चन था ना, उस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है। इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आए तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला वाला बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सेकंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे। खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।